हाँ जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. वेलकम 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 टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ सीए इंटर लॉ. चलो जी, हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर द चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. ठीक है, यस सर. चलो जी, आ जाओ. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. हाँ, ये चैप्टर देखो, ये दो चैप्टर ऐसे हैं, एक तो आईयूएस हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया, और दूसरा जनरल क्लॉज एक्ट हो गया. ओहो, तो देखो इनमें तुमको ना थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा. मतलब यू कैन नॉट गो लाइक दैट कि आपने कुछ भी लिख दिया. तो कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि जो रूल्स होंगे ना, वो रूल्स आपको थोड़ा सा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना होगा. अब कई बच्चों को एक दो प्रॉब्लम इसमें क्या है मैं बता देता हूँ, कॉमन कंसर्न्स में बता देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है. पहली बात तो सर इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है. ठीक है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है उसके लिए आपको यही करना है कि इसके जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस देख सकते हो ना, वो क्वेश्चंस एक बार नजर मार लेना. पास्ट ईयर पेपर में भी जो है, जैसे अभी जितने क्वेश्चंस हम आज करेंगे वो तो हो जाएंगे. ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो आपके पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे अभी मैं इसके बाद, जब ये कल सेशन लास्ट हो जाएगा, कल लास्ट सेशन है. ठीक है, कल जीसीए के क्वेश्चन करने के बाद अपना ये वाला पैच जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद मैं एमटीपी कराऊंगा. बट एमटीपी के बाद भी ना आई एल अपलोडिंग द वीडियोस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस, उनमें क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके आंसर्स कैसे लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं. तो काफी सारे क्वेश्चन उधर भी कवर हो जाएंगे. उसके बाद भी कोई रहे, मैं बोल रहा हूं आपको कि कोई क्वेश्चन लगता है आपको, तो आप उसको देख लेना. ठीक है, क्योंकि दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन दो चैप्टर्स के अंदर. पहला लैंग्वेज, और दूसरी प्रॉब्लम इज कि हमको सर थोड़ा ना मिक्स मिक्स सा लगता है. लाइक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में ऐसा लगता है कि सारे रूल में सेम ही बात हो रही है. मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ही बात बोल रहा है हर जगह. तो एक ही बात वो नहीं बोल रहा है. अगर एक ही बात बोल रहा होता तो इतने 8-10 लॉज, 8-10 रूल्स अलग अलग क्यों होते हैं इंटरप्रिटेशन के. तो वो सब जगह एक बात नहीं बोल रहा है. या तो तुम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब तुम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हो. ठीक है, तो वो सेम बात नहीं बोल रहा है, कुछ 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 फर्क है हर चीज में. तो उसको अकॉर्डिंगली उस पॉइंट को पकड़ो कि कहां वो डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है. ठीक है, वो चीज दिमाग में रख के चलना. और उसके बाद क्या करना पढ़ना. अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन रेफर द रिवीजन वीडियो ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. उस वीडियो को रेफर कर लो. लगभग 1-1.5-2 घंटे की है, शायद पौने 2 घंटे की है. बट उसके अंदर पूरा चैप्टर कवर्ड है और बहुत अच्छे तरीके से रूल्स कवर्ड है. ठीक है, अब रही बात जीसीए की, तो जीसीए की रिवीजन वीडियो आज रात को अपलोड हो जाएगी, ताकि तुम उसको रिवाइज कर लेना और कल क्वेश्चंस में आराम से लिख पाओगे. ठीक है, और जीसीए में भी लैंग्वेज में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, तो जीसीए भी रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, चैप्टर स्किप ना करो यार. रोहित इज आस्किंग कि सर चैप्टर स्किप कर दूं, तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज चैप्टर कोई भी स्किप मत करना. बिकॉज की यू डोंट नो कि कौन सा क्वेश्चन, कई बार क्या होता है, मान लो कॉर्पोरेट लॉ वाला जो पार्ट आया, अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ डिफिकल्ट आ गया, कुछ टेक्निकल आ गया, तो ये वाले चैप्टर्स में से एटलीस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट यू मस्ट बी एबल टू डू इट. अब उधर कुछ और लफड़ेबाजी हो गई और इधर भी थोड़ा सा और ऐसा डामाडोल मामला हो रहा है, तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. तो आई विल सजेस्ट कि छोड़ के ना जाना, करके ही जाना. ठीक है, बट प्लीज बहुत वर्स्ट टू वर्स्ट केस हो, बने कि नहीं मेरे को करना ही नहीं है, मतलब एक चैप्टर के चक्कर में मेरा बाकी सब कुछ खराब हो रहा है, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा दैट इन दैट केस यू कैन लीव द चैप्टर. ठीक है, बट फिर भी मैं बोलूंगा दोनों छोड़ के जाने की कोई सेंस नहीं बनती है. ठीक है, दोनों छोड़ के जाने की कोई सेंस नहीं बनती है. एटलीस्ट आपको जो थोड़ा सा कन्वीनियंट लगे, जीसीए लगे तो जीसीए कर लो, ये लगे तो ये कर लो. अगर मेरे को लगता है इन दोनों में आप मुझे बोलो कि चॉइस कौन सा करना हो, तो मैं बोलूंगा जीसीए इज कंपेरेटिवली ओके, क्योंकि जीसीए थोड़ा छोटा चैप्टर है इसके मुकाबले. तो जीसीए कर सकते हो. ठीक है, अगर जीसीए नहीं करना, तुमको लगता है तुम इसमें कंफर्टेबल हो, तो ये कर लो. बट मैं तुमको यही बोलूंगा कि तुम दोनों करोगे ना, तो दोनों ही आपको करने चाहिए. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. माय पर्सनल ओपिनियन, जीसीए थोड़ा कंपैरेटिवली सेक्शंस हैं, और उसमें बस समझ में आना चाहिए ना सेक्शन क्या बोल रहा है, तो देन यू कैन गो विद दैट. फिर लिख तो दोगे ही उसको और उसके क्वेश्चंस कर लोगे तो. बट स्टिल मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, मत छोड़ना, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कुछ भी लिख के आओगे एटलीस्ट, तो आपको क्या होगा, 2 मार्क्स दे देंगे, 3 मार्क्स दे देंगे. 5 के क्वेश्चन में 4 का क्वेश्चन आया, 4 में से 2 तो देगा यार.
कुछ भी लिखोगे, अगर सही लिखा, थोड़ा बहुत पता भी होगा, कुछ भी लिखोगे तो एक दो दे देगा, और अगर एक दो मिल गए ना तो 2 मार्क्स बहुत होते हैं भाई। ठीक है, 2 मार्क्स बहुत होते हैं। 148 वाले से पूछना और 38 वाले से पूछना कि 2 मार्क्स की अहमियत क्या होती है। तो 2 मार्क्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ग्रामेटिकल, कल एमटीपी का सेशन भी हो जाएगा और कल आपका जीसी के क्वेश्चंस भी जो है वो खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद कोई वीडियो रहेगी तो मैं अपलोड करता रहूंगा, और टेलीग्राम पे तुम लोग कनेक्ट रहना, सो दैट कि उस पे अपन जो टेस्ट अपलोड करेंगे और जो एमसीक्यू और करवाने मेरे को टेलीग्राम में करवा दूंगा मैं, वो ऐसे क्विज टाइप में, तो वहां उधर कनेक्ट रहना। मतलब मैं तुमको ये बोल रहा हूं टेलीग्राम में रहना, ताकि जो भी चीज होगी ना एटलीस्ट उसका लिंक मिलता रहेगा। यूट्यूब पे तुमको ऊपर नोटिफिकेशन आ रही है नहीं आ रही, बट टेलीग्राम में वो लिंक तुमको मिलता रहेगा। कोई क्वेश्चन मुझे दिखा, आई विल अपलोड द वीडियो सेपरेटली, मैं सेपरेटली उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं बताओ, और कोर्ट की इसके रिगार्डिंग क्या ड्यूटीज होती हैं वो आपको बताना है। पहली बात पहली बात, डेफिनेटली एमसी का यस यस आई विल टेल, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है जी। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है सर? दिस इज अ काइंड ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, इसको हम बोलते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन। और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया हमारा रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। लिटरल क्या बोलता है? वो बोलता है लेटर ऑफ द लॉ पे ध्यान दो, स्पिरिट ऑफ द लॉ को छोड़ो। मतलब आप ये देखो लॉ मेकर ने क्या लिखा है, आप उसका लिटरल मीनिंग ले लो। और लॉजिकल वाला क्या बोलता है? लॉजिकल वाला बोलता है कि अगर आप लेटर ऑफ द लॉ को पढ़ते हो, यानी कि उसकी एग्जैक्ट हिंदी करते हो, पर वो हिंदी करके वो थोड़ा एब्सर्ड लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं इट लीड्स टू एब्सर्डिटी, तो फिर आपको क्या करना होता है? फिर आपको उसका लॉजिकल मीनिंग लेना होता है, फिर आपको उसका लॉजिकल मीनिंग लेना होता है। अगर आपको ये सब रूल्स मैं बोल रहा हूं प्रॉब्लम है, गो टू द रिवीजन वीडियो, उसमें जाओ, एग्जांपल्स के साथ वो वाले रूल समझाए हुए हैं तो अच्छे समझ में आ जाएंगे। अगर रूल्स ही क्लियर नहीं है देन यू विल नॉट बी एबल टू राइट द आंसर। आप एक चीज सोच के देखो, जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है, अब मैंने साइंस नहीं पढ़ी, ठीक है, मैंने कभी साइंस नहीं पढ़ी, आफ्टर 10 तो कभी भी नहीं पढ़ी ना। अब आज कोई मेरे से आगे पूछे बताओ इस रूल में क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, अरे मुझे क्या पता, जिस चीज को मैंने पढ़ा ही नहीं है मैं उसको कैसे लिख दूंगा? तो यहां वो वाली कहानी नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे, राइट गेटिंग। सो यहां पर आपको क्या लगाना है? यहां पर आपको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लेनी है, यानी कि यहां पर आपको ना रीजनेबली सोचना पड़ेगा। रीजनेबली सोचो मतलब ये सोचो कि लॉ मेकर का इसके पीछे इंटेंट, एक्चुअल इंटेंट क्या रहा होगा, व्हाट वाज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, दैट यू हैव टू फाइंड। ग्रामेटिकल और लॉजिकल लिखो, आंसर लिखो, आंसर नंबर 1। ग्रामेटिकल मीन्स द लिटरल वर्ड, कॉमन नेचुरल मीनिंग जो होता है दैट इज कॉल्ड ग्रामेटिकल। और लॉजिकल का मतलब होता है गो बियॉन्ड दैट वर्ड्स, उनके वर्ड्स के पीछे जाओ, लाइंस के अंदर ढूंढो, वो इंटरप्रिटेशन ढूंढो कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ओ लिखो, इन ऑर्डर टू असर्टेन, इन ऑर्डर टू असर्टेन इन ऑर्डर टू ascertain the meaning of law, you can write in your own language, बस मीनिंग क्लियर रहना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए तुमने लिखा क्या है। ठीक है, थैंक यू मयूर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस मयंक, 1-2 दिन के अंदर अंदर। इन ऑर्डर टू ascertain द मीनिंग ऑफ लॉ, द प्रिंसिपल्स ऑफ grammatical and logical interpretation is applied to find the intent of legislature। कुछ एक दो टॉपिक मेरे को लग रहा है इस चैप्टर पे से एक्सपेक्टेड है, मतलब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई डोंट नो, मैंने पेपर नहीं बनाया, ठीक है, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि उन क्वेश्चंस पे क्वेश्चन बन सकता है, मतलब मई 25 में आपको पेपर में मिल सकता है वो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन जरूर कर लेना। अगर इन केस कोई बच्चा ये चैप्टर छोड़ता भी है तो ये चैप्टर छोड़ के एटलीस्ट वो पर्टिकुलर टॉपिक्स तो देख ही लेना एक बारी, कुछ कुछ जो मैं बोल रहा हूं। लिखना, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, grammatical interpretation deals with the verbal expression of law। वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ का मतलब लॉ क्या बोलना चाह रहा है आप उसको लिटरली ले लो,
भाई लॉ ने बोला 30 डेज में फाइल कर दो, 30 मतलब 30 को 300 थोड़ी पढ़ूंगा, 30 को 3 थोड़ी पढ़ूंगा, लिटरल पढ़ूंगा ना उसको। 30 लिखा है तो 30 ही पढ़ूंगा। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन डील्स विद द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ, इट डज नॉट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ। आपको लेटर ऑफ लॉ से अंदर नहीं जाना, उसके आगे नहीं जाना, आपको लेटर ऑफ लॉ के आगे नहीं जाना। क्लियर? लॉजिकल इंटरप्रिटेशन सीक्स मोर satisfactory proof about the true intention of legislature। ये दो चैप्टर्स के अंदर सारी गेम इस चीज की है, हाउ बेटर यू कैन राइट। सिंपल सी कहानी है, रूल सबको समझ में आ जाएंगे अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो रूल तो क्लिक करेंगे ही, बट गेम आएगी कि कहां पर कौन कितनी अच्छी इंग्लिश लिख पा रहा है। दैट्स इट। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन सीक्स मोर सेटिस्फैक्टरी प्रूफ, जबकि ये ज्यादा बेटर इंटेंट ढूंढ पाता है। ठीक है, लिखना एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स इन कोर्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स इन द कोर्ट इन नॉर्मल केस, या इन ऑर्डिनरी केस भी लिख सकते हो। इन नॉर्मल केस ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन is allowed। the court, अच्छा सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। पहले तो आप लेटर ऑफ द लॉ को इंटरप्रेट करते हो कि इसका सिंपल मीनिंग क्या निकल रहा है, फिर अगर तुम्हें उसमें अब्सर्डिटी दिखती है तो तुम कहां जाते हो? रीजनेबल वाले में। इन नॉर्मल केस ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज अलाउड, द कोर्ट कैन नॉट डिलीट और एड एनीथिंग to modify the words of law, या लेटर ऑफ लॉ भी लिख सकते हो, वर्ड्स और लेटर जो आप लिखना चाहो। कोर्ट उसमें कुछ ऐड करके या उसमें से कुछ डिलीट करके उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। आपको जितना दिया जैसा दिया इसे इंटरप्रेट करो। अगर इसको इंटरप्रेट करके कुछ गड़बड़ नजर आ रही है देन यू गो टू द लॉजिकल। आगे चलो। However, where, however, where the law, however, where the letter of law is defective, ambiguous, जो लेटर ऑफ द लॉ है यानी जो लिखा है, जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें कुछ डिफेक्ट नजर आ रहा है, कुछ एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, थोड़ा सा ऐसा वेगनेस है, कुछ गलत लग रहा है, एम्बिग्यूअस या इनकंसिस्टेंट और इनकम्प्लीट, देन कोर्ट मस्ट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ। मैं बिल्कुल ऐसे लिख रहा हूं, अगर मेरे पेपर में क्वेश्चन आया होता ना आई वुड हैव रिटन लाइक दिस ओनली। ठीक है, ऐसे ही लिखो, सिंपल। कुछ बुक में जो लिखा है उसको याद करो और बुक में याद करने के बाद आप इसको ऐसे लिखो। एक चीज मैं सजेस्ट कर देता हूं पहले बीच में, जब आप इंटरप्रिटेशन के रूल्स पढ़ते हो तो यू विल फाइंड कि आपकी बुक में हो सकता है 15-15 लाइन के, 20-20 लाइन के पैराग्राफ दिए हुए पूरे रूल के लिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा 20 लाइन पढ़ना। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि 20 की 20 लाइन पढ़ोगे ना तो 20 में से 15 याद रख पाओगे। ठीक है, 12 से 15 लाइन तुमको पेपर जाते तक याद रहेंगी और उसमें से इफेक्टिवली अच्छी अच्छी ढूंढ के 8-10 लाइन लिख पाओगे।
तो वो ही उतना आंसर रिक्वायर्ड है 4 नंबर के लिए, अगर आप 8-10 बेटर लाइंस लिख पाए तो। आप क्या करते हो, आप सोचते हो अरे इतना बड़ा कौन पड़ेगा, बस मेन मेन कीवर्ड याद कर लो। अब कीवर्ड याद करके तुम वहां पर जाकर बनाने की कोशिश करते हो तो बनाओ, बट एटलीस्ट यू मस्ट हैव सम कंटेंट इन योर माइंड। आपके दिमाग में ही अगर मान लो आप याद ही 10 लाइन करके जा रहे हो, पेपर में जाते तक 4 तो वैसे ही उड़ जाएंगी प्रेशर में, बची 6 में से लिख रहे हो 4 में से वो 2 लिखी, वो भी गलत है, तो फिर नंबर कहां से आएंगे, वो मार्क्स आएंगे ही नहीं। तो ये चीज दिमाग में रख के चलो कि थोड़ा कंटेंट लेके जाना पड़ेगा, इतना पढ़ के जाओगे तो इतना जाकर पेपर में क्लिक करता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो हम भूलते भी हैं, फिर उस पर जोर डालते हैं तो याद आता है अच्छा ऐसा था ऐसा था ऐसा था। तो आप ये चीज भी दिमाग में रख के चलना, ठीक है। देन कोर्ट मस्ट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ टू determine the true intention of law. True intention of law. The duty of court is to understand, administer the law as it stands. आप लोगों को उसी तरह पढ़ो जैसे वो बना है, जैसे वो लिखा गया है। However, if there are two different possible interpretations, however, if there are two different possible interpretations, courts may prefer the logical interpretation which comes out of the situation या of the setting in which the clause appears and the circumstances in which it came to enacted या in which it was enacted, सिंपल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलता है कोड, अगर 2 पॉसिबल इंटरप्रिटेशन देखता है तो वो वाली ले लेना जो लॉजिकल निकल कर आ रही है, जो उस सिचुएशन से निकली है जब ये, जहां पर ये क्लॉज अपीयर हुआ था, जिस सिचुएशन में ये लॉ बना था, उनको सोचते हुए जो लॉजिकल चीज निकल के आती है कोर्ट उसको प्रेफर करेगा, जो एब्सर्ड हो जाता है कोर्ट उसको प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। और ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर ये एक बार क्लिक कर गए ना तो फ्री के मार्क्स हैं, मैं बता रहा हूं, फ्री के मार्क्स हैं, इनमें वो इतनी कोई दिमागबाजी है ही नहीं। यहां तुमको वो लिमिट्स भी याद नहीं रखनी होती। मेरे को लगता है कॉर्पोरेट लॉ इतना वो है जिसके अंदर इतनी लिमिट्स हैं, सेक्शंस हैं, ये है वो है, हम वो याद कर लेते हैं और ये क्यों नहीं कर पा रहे, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसको हिट करो, अगर ये 30 में से 20-25 नंबर आपके फंस गए ना तो भाई एग्जामिशन लाना सोचो कितना ईजी हो जाएगा। अगर आपके अदर लॉज में से 30 में से 20-25 मार्क्स आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं 25 ना भी आए, चलो एटलीस्ट 22 भी आ रहे हैं, 22-23 मार्क्स यू आर गेटिंग, 2 क्वेश्चन उड़ा भी दो, चलो 30 में से 4-4 नंबर के उड़ा दो। बट अगर 22 नंबर भी आ जाते हैं तो उधर बचे हुए 70 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 38 मार्क्स चाहिए टू गेट एन एग्जामिशन, एंड दैट इज वेरी इजी। पर अगर आप यहां 10 में से 30 में से 10 मार्क्स लेके बैठोगे तो बेटा उधर 70 में से 50 लाना वो भारी पड़ जाएगा, वो भारी पड़ जाएगा आपको। वो सब वीरेंद्र मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मिसचीफ रूल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ऑल्सो गिव 4 मैटर्स इट कंसीडर्ड इन कंस्ट्रूइंग एन एक्ट। अगर कोई एक्ट का इंटरप्रिटेशन निकालना है तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। पहला, सर ये जो मिसचीफ रूल होता है, मिसचीफ रूल को हम हिडन रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिडन रूल भी बोलते हैं। और हिडन रूल के लिए एक कीवर्ड जरूर याद करके जाना कि आपको वो लाइन तो लिख के आनी ही है, आपको वो वाली इंटरप्रिटेशन लेनी है जो सप्रेस करे मिसचीफ को और रेमेडी को एडवांस करे। मतलब यू हैव टू टेक दैट इंटरप्रिटेशन जो सप्रेस हटाए, मतलब सॉरी मिसचीफ हटाए, मिसचीफ को सप्रेस करे, जो गलत चीज चल रही थी उसे हटाए, और जो रेमेडी है यानी सही चीज को क्या करे, एडवांस करे, वो वाली इंटरप्रिटेशन तो तुम्हें लेनी है।
ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी, ये लाइन नहीं लिखोगे तो ये रूल अधूरा है। यू हैव टू राइट दिस लाइन इन द इन्वर्टेड कॉमास। ऊपर लिखो और पूरा हाईलाइट कर दो इसको, लाइन को लिखो। आंसर नंबर 2, इफ लैंग्वेज ऑफ लॉ is giving more than one interpretation, giving more than one interpretation, the most established rule for interpretation is hidden rule. For interpretation is hidden rule. आगे लिखो। अब इसमें बोलता क्या है? अकॉर्डिंग टू हिडन रूल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू हिडन रूल, interpretation is to be done in such a manner, which shall suppress the mischief and advance the remedy। जो मिसचीफ को सप्रेस करे और रेमेडी को एडवांस करे, ऐसी चीज होनी चाहिए। एज पर हिडन रूल, एज पर हिडन रूल, फॉर ट्रू इंटरप्रिटेशन, फॉर ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ all statutes, for true interpretation of all statutes, 4 things are to be considered. 4 things are to be considered. पेपर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, नहीं समझ में आ रहा कि क्या आंसर बनेगा इसका, कैसे बनाऊं, क्या करूं, पर ये क्लिक कर गया कि रूल कौन सा है, तो जो समझ में लिख के आ जाना, छोड़ के मत आना। एटलीस्ट कुछ भी उसको दे के आओ कि भाई ये ले, ये हिडन रूल है, लिख ले। अगर उसको रूल भी तुम्हारा समझ में आ गया, एटलीस्ट ही विल बी ओके विद दैट कि हाँ बंदे को रूल तो पता है, तो वो कुछ नंबर तो दे देगा ना। वो कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत आ जाना बस। चलो, क्या 4 चीजें लिखनी है सर? हमको 4 चीजें लिखनी, लिखो। क्या क्या चीज चेक करता है? पहला, व्हाट वाज द लॉ, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ एक्ट, यानी जिस एक्ट को आप इंटरप्रेट कर रहे हो इससे पहले लॉ क्या था। दूसरा, सेकंड, बहुत रेयरेस्ट आती कुंदन, सेकंड एक दो है मैंने ली हुई है अभी क्वेश्चन में। व्हाट वाज द डिफेक्ट और मिसचीफ, व्हाट वाज डिफेक्ट और मिसचीफ caused by earlier law, caused by earlier law, पुराने लॉ ने क्या मिसचीफ क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से ये आया। थर्ड, हाउ डज द पार्लियामेंट सीक्स टू रिजॉल्व और क्योर द मिसचीफ, पार्लियामेंट ने क्या सोचा था कि हम ये लॉ लाकर कैसे मिसचीफ को दूर कर देंगे। एंड फोर्थ, व्हाट आर द ट्रू रीजंस ऑफ, व्हाट आर द ट्रू रीजंस फॉर रेमेडी, रीजन क्या थे, आप ये रेमेडी क्यों लाना चाहते थे, ये सारी चीजें आप सोचो। एज पर सुप्रीम कोर्ट, एज पर सुप्रीम कोर्ट, हिडन रूल is applicable only when the words used in law are ambiguous। अगर वर्ड एम्बिग्यूअस है, यानी कि वर्ड अनक्लियर है, तो ही आपको ये लगाना है, अदरवाइज आपको ये नहीं लगाना। वर्ड यूज इन लॉ आर एम्बिग्यूअस एंड
केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, दैट्स इट। सिर्फ उसने आपसे पूछा है, और ये चार चार छोट, मैं सही में बोल रहा हूं, इसमें इतनी मेहनत नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, तो अगर कर पाओ तो जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, डन डन डन। ये 2 चैप्टर कितनी दुखती रहे ना हमारी। इससे बढ़िया सर कंपनी लॉ के थोड़े और सेक्शन दे देते, थोड़े से और सेक्शन दे देते, वो कर लेते, हम फेमा बढ़ा देते, कंपनी लॉ के 2 सेक्शन दे देते और 10 सेक्शन दे देते। 2 चैप्टर डाल देते कंपनी लॉ के और। डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट मैंडेटरी प्रोविजन फ्रॉम अ डायरेक्टरी प्रोविजन। अब ये क्या होता है, व्हाट इज मैंडेटरी प्रोविजन, व्हाट इज डायरेक्टरी प्रोविजन, एंड फैक्टर्स डिसाइड कौन से करते हैं कि एक प्रोविजन डायरेक्टरी है मैंडेटरी है। मैंडेटरी प्रोविजन का मतलब होता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि जो चीज में एंड लिखा है, मतलब वो आपको मैंडेटरली करना ही पड़ेगा, दैट इज रिटन एंड। और अगर कहीं पर लिखा है और, कि एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं लाइक कि वो चीज जो है वो एक काइंड ऑफ की ऑल्टरनेटिव है, ऑप्शनल है, करना है करो, नहीं नहीं करना तो ना करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लिखो आंसर, आंसर नंबर 3, व्हाट इज मैंडेटरी प्रोविजन, व्हाट इज डायरेक्टरी प्रोविजन, लिखो। द डिस्टिंक्शन चलो 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 चलो, हाँ क्लास में लैग आ गया था, चलो। अरे यार आज बड़ा पावर का इशू है। लिखो मैंडेटरी प्रोविजन और, मैंडेटरी प्रोविजन और डायरेक्टरी प्रोविजन में क्या फर्क है, लिखो द डिस्टिंक्शन बिटवीन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन a mandatory provision and a directory provision is, a mandatory provision and a directory provision is, the distinction between a mandatory provision and directory provision is when the provision is mandatory, it must be strictly observed, it must be, पता नहीं ये मैं कैसे कह सकता हूं अभिषेक, must be strictly observed। ठीक है, आई यूज टू पिक दोज क्वेश्चन जो ज्यादा रेलेवेंट हो। अब इसी से आईसीआई क्वेश्चन उठाएगा, कांट से ना, आईसीआई तो कुछ भी कर सकता है। इट मस्ट बी, क्या पता इसी से आ जाए, इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, व्हेन इट इज, व्हेन द प्रोविजन इज डायरेक्टरी, तो वो आपको एक ऑल्टरनेटिव दे रहा है, वो बोल रहा है करना है करो, नहीं करना ना करो, दैट इज डिस्क्रिशनरी, वो आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू। इट इज व्हेन द प्रोविजन इज डायरेक्टरी, इट मींस इफ इट इज कंप्लाइड सब्सटैंशियली, अगर आप उसको सब्सटैंशियल रूप से मोटा मोटी आप उसको कंप्लाई कर लेते हो, देन इट विल बी सफिशिएंट, तो वो डायरेक्टरी प्रोविजन है, देन इट विल बी सफिशिएंट। बहुत अच्छा मैं आंसर लिखवा रहा हूं, सही में इसका आंसर ऐसे लिख के आना, देन इट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, एंड दिस इज वन आई एम एक्सपेक्टिंग कि डायरेक्टरी और मैंडेटरी वाला पूछ सकता है इस बार पेपर में, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बट आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, वी हैव टू लुक, वी हैव टू लुक, अगर 55 मार्क्स का पेपर इन्हीं सेशंस में से आ गया ना तो वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, लिखो वी हैव टू लुक द सबस्टेंस ओवर फॉर्म,
कहाँ एंड लिखा है, कहाँ और लिखा है, कहाँ मे लिखा है, कहाँ शैल लिखा है, हमें ये नहीं देखना होता। हमें ये देखना होता है कि सब्सटेंस क्या है, मतलब मेन फैक्ट क्या चल रहा है, मुद्दे की बात क्या है। ऐसा हो सकता है कोई लॉ लिखा हुआ मैंडेटरी है, शैल लिखा है, कोई लॉ लिखा हुआ शैल है बट वो अप्लाई मे की तरह हो रहा है, कोई लिखा मे है बट वो अप्लाई शैल की तरह हो रहा है। ओ, वी हैव टू लुक द सब्सटेंस ऑफ ओवर फॉर्म, substance over form. Sometimes the mandatory enactment might be directory, might be directory. कई बार ऐसा होता है जो मैंडेटरी चीज है उसको आप डायरेक्टरी की तरह फॉलो कर रहे हो, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। सो सो इट इज द सब्सटेंस, सिचुएशन बेस्ड होगा। आप लॉ पे मत जाओ कि वहां पे क्या लिखा है, वहां पे मे लिखा है, शैल लिखा है, क्या लिखा है, उस पर मत जाओ। सब्सटेंस सोचो, इंटरप्रिटेशन सोचो, इंटेंट सोचो। सो इट इज द सब्सटेंस विच इज इंपॉर्टेंट rather than the form, how the law is formed, वहां क्या लिखा हुआ है, फॉर्म क्या है, आई डोंट केयर, बट वट इज द एक्चुअल सब्सटेंस बिहाइंड दैट, वो मेरे को सोचना पड़ेगा। आगे लिखना, इफ अ प्रोविजन, इफ अ प्रोविजन गिव्स अ पावर, मान लो कोई एक ऐसा प्रोविजन है जो आपको एक पावर दे रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, कपल्ड विद अ ड्यूटी, साथ में ड्यूटी भी लगा रहा है, कपल्ड विद अ ड्यूटी, इट इज मैंडेटरी, देन इसका मतलब आपको वो करना पड़ेगा, बिकॉज वो उसने पावर दी साथ में ड्यूटी भी लगा दी, इट मीन्स अ मैंडेटरी प्रोविजन, इट इज मैंडेटरी। वेदर इट इज और इज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द थिंग टू बी डन, क्या करना है डजेंट मैटर। सेकेंड, ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज डन, एंड थर्ड, person for whose benefit the power is exercised. So that you have to see. आपको अगर कोई पावर दी गई कपल्ड विद ड्यूटी, वो मैंडेटरी है, अब चाहे वो चीज डिपेंड करे ना करे इन चीजों पे, दैट यू हैव टू डू, दैट इज मैंडेटरी प्रोविजन। ठीक है, मार्क करके रखना, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है, अब आई डोंट नो आई से पूछेगा नहीं पूछेगा। ओ कहाँ पूछा ऊपर, हाँ हाँ मनीषा, यस यू कैन राइट, यस 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 यू कैन राइट। चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। associate words to be understood in the common sense manner, explain this statement with reference to the rule of interpretation। बोल रहे हैं जो एसोसिएट वर्ड होते हैं वो कॉमन सेंस मैनर में अंडरस्टूड किए जाते हैं, आप इस स्टेटमेंट को बताइए और विद रेफरेंस टू रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है सर कि जो एसोसिएटेड वर्ड्स होते हैं, जो एसोसिएटेड वर्ड्स होते हैं, यानी एक वर्ड कलर लेते हैं अपने एसोसिएटेड वर्ड से। यहां पर क्या डिस्कस करना चाह रहा है, नॉसिटर ऑसिस, उसके बारे में बात करना चाह रहा है कि एक वर्ड अपने, अब वो कहते हैं ना संगत की रंगत हो जाती है, वैसे वाला ही हिसाब है, वैसे वाला ही हिसाब है, तो वो आपको क्या करना है, लिखना है यहां पे। ठीक है जी, लिख लिया वीरेंद्र भैया। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन टू वर्ड्स, लिखो आंसर नंबर 4, व्हेन टू वर्ड्स और expressions
are written together, are written together, one of which generally exclude the others, then generally, then रुको, which excludes the other, then the more general term, the more general term is used in meaning, excluding the specific term. अब आगे क्या बोलते सुनना. On the other hand, on the other hand, भाई इसने क्या बोला, अगर कोई दो वर्ड या दो एक्सप्रेशन आपने एक साथ लिखे जिसमें से एक जनरली एक्सक्लूड कर देता है अदर को, तो उन दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम क्या ही करेंगे फिर, उसमें तो कोई ताल्लुकात है ही नहीं है. पर ताल्लुकात आता है जब एसोसिएटेड वर्ड्स होते हैं. लिखो, ऑन द अदर हैंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नोसिटरा सोसिस, that is known by its associates. एक वर्ड का मीनिंग लिया जाता है उसके एसोसिएट वर्ड से, which means that a word is to be judged by its कंपनी वर्ड्स या कंपेनियन वर्ड्स. आप उसका मीनिंग ढूंढते हो कंपनी वर्ड से या कंपेनियन वर्ड से. when two or more words when two or more words are of similar or parallel meaning, अगर दो वर्ड आपको ऐसे दिख रहे हैं जिन दोनों का सिमिलर या पैरेलल मीनिंग निकल कर आ रहा है, then they are to be understood, then they are to be understood, then they are to be understood in cognate sense. cognate sense का मतलब होता है आप उनको एक जैसे ही मिलाकर पढ़ोगे कि वो एक ही जैसे, ठीक है. they take their color from each other. आप उनका कलर डिराइव करोगे एक दूसरे से, मतलब ये वर्ड इससे समझाया जाएगा, ये वर्ड इससे समझा जाएगा. ओ लिखो, आगे लिखो, दिस रूल इज वाइडर देन एजस्टम जेनरिस. एजस्टम जेनरिस बोलता था जनरल वर्ड लिखा है, पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड लिखे हैं तो जनरल वर्ड का मीनिंग स्पेसिफिक से निकलेगा, तो वो उतने में ही रहता था. ये बोलता है कि जो भी वर्ड एक कंपनी में आ जाएंगे ना, हम उनका वर्ड का मीनिंग एक दूसरे से लेंगे. दिस रूल इज वाइडर देन द एजस्टम जेनरिस वेयर एजस्टम जेनरिस is only application of नोसिटर सोसिस. वो रूल सिर्फ इसका क्या है, एक एप्लीकेशन है. वो रूल इसका सिर्फ क्या है, एक एप्लीकेशन है. रूल ऑफ नोसिटर सोसिस
कैन नॉट प्रिवेल इन केसेस वेयर it is clear that wider words have been intentionally used. Wider words have been intentionally used to make the scope of defined word wider. ये पता है क्या बोला है, समझो, मैं समझाता हूं. जैसे आप ऐसे लिखते हो नॉसिटरस ऑसिस में, आपने कुछ वर्ड लिखे तो आप बोलते हो इसका मीनिंग इन कलर वर्ड से निकलेगा. जैसे मैंने वो वाला एग्जांपल दिया हुआ है एक, कि मान लो आपने ऐसे लिखा इधर स्पून, प्लेट, ठीक है, और उसके बाद फोक, और फिर यहां पे लिखा नाइफ. अब ये नाइफ कौन सा वाला नाइफ है? ये नाइफ यूटेंसिल वाला नाइफ है, बर्तन वाला. पर अगर मैंने इधर लिखा एक्स, स्वॉर्ड, गन, या चलो गन, ठीक है, स्वॉर्ड, गन, और फिर मैंने यहां लिखा नाइफ. अब ये नाइफ कौन सा वाला नजर आ रहा है? अब ये नाइफ तुम्हें नजर आ रहा होगा वेपन वाला. क्यों? क्योंकि ये अपने कलर वर्ड से ले रहे हैं. एक्सेट्रा नहीं आएगा, एक्सेट्रा वाला एजेजम जनरस होता है. यहां पर ये कलर ले रहा है अपने एसोसिएटेड वर्ड से. अब यहां तुमने ये लिखा तो यही नाइफ का मीनिंग क्या बन गया? हथियार. पर यही ऊपर वाले नाइफ का मीनिंग क्या था? चाकू. वो तुम बर्तनों वाला बोल रहे हो, वो तुम यूटेंसिल वाला बोल रहे हो. तो वो बोल रहा है वैसे तो हम नॉसिटर और सॉसिस लगाते हैं, पर सपोज अगर कभी आपको ऐसा नजर आ जाए, ये समझाना चाह रहा हूं ये वाली लाइन, कभी आपको ऐसा क्लियरली नजर आए कि ज्यादा वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है, मतलब हम थोड़ा ब्रॉड मीनिंग लेना चाह रहे हैं, तो अगर क्लियर ऐसा लगे कि कोई पर्टिकुलर वर्ड को उसके कलर वर्ड से नहीं लेना बल्कि उसका और बड़ा मीनिंग सोचना है, तो फिर उसका और उतना बड़ा मीनिंग सोचना, फिर आप उसको उन कलर वर्ड से मत लेना, उनके एसोसिएटेड वर्ड से उसका मीनिंग मत लेना. वाइडर मीनिंग आपको लेके चलना पड़ेगा. ठीक है जी. लो जी, अगला क्वेश्चन. ओह सॉरी, इसका ये चैप्टर से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन. अरे इजी है यार, इजी है. अदनान, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, not being personally concerned or interested, financially or otherwise, in a matter of a proposed motion placed before the board meeting, did not disclose his interest, although he has knowledge that his sister is interested in that proposal. तो ये जो अदनान था, ये इसका कोई खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट इसको पता था इसकी सिस्टर इंटरेस्टेड है, बट उसने उसका इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करा. He restrained from making any disclosure of his interest on the presumption that he is not required by law to disclose any interest as he is not personally interested or concerned in the proposal. अब उसकी सिस्टर इंटरेस्टेड थी उस मैटर में. बोल रहे मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना. अबे सिस्टर तो तेरी है भाई. अगर उसका इंटरेस्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं तेरा भी तो इन्वॉल्वमेंट दिख ही रहा है, तो तुझे डिस्क्लोज करना चाहिए था, पर तूने क्यों नहीं करा? He made his presumption lying on the rule of literal construction, explain the scope and interpretation of this rule, decide whether the decision of Adnan is correct. अब वो बंदे ने क्या बोला? लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि अगर सिस्टर का इंटरेस्ट है तो सिस्टर का ही इंटरेस्ट है, वही बताएगी, मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं बताना. लिखो आंसर. आपको बताना है अदनान का जो डिसीजन है, क्या वो करेक्ट है या वो रॉन्ग है. ठीक है, लिखो आंसर नंबर 5. आंसर नंबर 5 लिखना. एज पर रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, एज पर रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, वेयर द वर्ड्स of a statute are clear and unambiguous, एकदम क्लियर है, सब कुछ तुमको मीनिंग समझ में आ रहा है, then these words are to be interpreted, तो उन वर्ड को आप उनके नेचुरल लिटरल मीनिंग पे इंटरप्रेट करो. are to be interpreted as per their natural meaning and in ordinary sense. ऑर्डिनरली जैसे आप इंटरप्रेट करते हो वैसे करो. एंड इन ऑर्डिनरी सेंस. फोर्थ क्वेश्चन में एग्जांपल लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, यस इफ यू वांट टू, बट जरूरत नहीं है, कोई चलेगा नहीं, क्योंकि
मतलब उन्होंने ऐसा कोई आंसर आपको दिया नहीं था, दिस वॉज द एग्जाम क्वेश्चन बट सजेस्टेड में ऐसा आंसर में एग्जाम्पल कुछ दिया नहीं था। इन ऑर्डिनरी सेंस एंड court is required to not to adopt any hypothetical interpretation। भाई जब कोई चीज साफ साफ समझ में आ रही है तो आप उसकी साफ साफ इंटरप्रिटेशन लो ना। आप बेमतलब उसको घुमा फिरा के कुछ उसकी हाइपोथेटिकल इंटरप्रिटेशन निकाल लो, अगर ये ऐसा तो अगर ये ऐसा, अरे क्यों करना है, साफ साफ नजर आ रहा है उसका क्लियर मीनिंग है ये, तो ये बात खत्म। दिस इज कॉल्ड, आगे लिखो, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ मैक्सिम। मैक्सिम याद रहे लैटिन की तो जरूर लिख के आइएगा, इंप्रेशन रहेगा उसका आंसर में, ठीक है। एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया, सेंटेंशिया एक्सपोजिटोरे, ओ भाई, नॉन इंडिजेट, which means that absolute words, absolute sentence need not an expositor, expositor का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। जो चीज क्लियरली लिखी हुई है आपको उसका क्या ही उसमें कुछ ऐसा कुरेदना है जबरदस्ती। इन अदर वर्ड्स, plain words do not need, plain words do not need an explanation। प्लेन वर्ड के लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। प्लेन वर्ड के लिए आपको कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। समटाइम्स जी, समटाइम्स ओकेजन में अराइज, समटाइम्स ओकेजन में अराइज when we have to choose, when we have to choose। कभी कभी आपका ऐसा सिचुएशन बन जाएगा जब आपको क्या करना पड़ेगा, समटाइम्स ओकेजन में अराइज व्हेन वी हैव टू चूज बिटवीन वाइडर इंटरप्रिटेशन एंड अ नैरोवर इंटरप्रिटेशन। आपको कभी कभी बेटा जी वाइडर इंटरप्रिटेशन और कभी कभी नैरोवर इंटरप्रिटेशन में से चूज करना पड़ेगा। अकरम is recorded student just come to thank you so much। लेक्चर्स आर अमेजिंग, पता है लेक्चर्स अमेजिंग भी तुम लोगों की वजह से बनते हैं। तुम लोग समझते हो चीजों को तो अपन और करते हैं कि चलो और अच्छा ऐसे करें ऐसा करें ऐसा करें, ठीक है। समटाइम्स यू हैव टू चूज बिटवीन वाइडर एंड नैरोअर इंटरप्रिटेशन इन सच अ सिचुएशन, इन सच अ सिचुएशन इफ narrower interpretation fails to achieve the purpose of law, fails to achieve the purpose of law। अगर लॉ का पर्पस ही अचीव नहीं हो रहा, लॉ का पर्पस डिफीट हो रहा है, then we should adopt the wider interpretation। तो हमको वाइडर इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए, तो हमको वाइडर इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए। आगे लिखना, अब यहां लिखो केस। व्हेन इट कम्स टू डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट,
when it comes to disclosure of interest, financial or otherwise, of a director or manager or company in company in the company, we have to interpret it. नैरो में करेंगे, ब्रॉड में करेंगे? जल्दी बोलो चैट में, नैरो में करेंगे या ब्रॉड में करेंगे? सर ब्रॉड में करेंगे। नैरो में क्यों करेंगे? वी हैव टू इंटरप्रेट इन अ ब्रॉडर सेंस, वी हैव टू इंटरप्रेट इन अ ब्रॉडर सेंस। आपको उसे ब्रॉड सेंस में क्या करना पड़ेगा? इंटरप्रेट करना पड़ेगा। रेफरिंग टू एनी concern or referring to any concern or interest containing any information and facts which enable the member to understand the meaning. To understand the meaning. In the given question, सोहेल, बंदे का नाम क्या है? अदनान है। वो सोहेल नहीं है, अदनान। डायरेक्टर did not disclose his interest in a matter placed before use broader if narrower fails to serve the purpose. His interest in a matter placed before the board meeting. The board meeting in which his sister is interested. As he is not पर्सनली इंटरेस्टेड, क्योंकि वो बंदे का पर्सनल इंटरेस्ट तो था नहीं, तो उसने बोला मैं डिस्क्लोज नहीं करता। हियर he must have taken the broader interpretation to get the meaning of law. So therefore, even if he was not personally interested, even if he was not पर्सनली इंटरेस्टेड, भले ही सर वो पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं था, फिर भी उसको क्या करना था? फिर भी उसको वो डिस्क्लोजर देना था। अब आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो भाई गलती है ना आपकी। ही शुड हैव डिस्क्लोज्ड द इंटरेस्ट, he should have disclosed the interest. This is the लास्ट में कंक्लूजन डाल के आना, कंक्लूजन डिसीजन ऑफ अदनान is
नॉट करेक्ट। तो भैया का डिसीजन जो है वो करेक्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोजर देना चाहिए था बट उन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया। ठीक है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल एकदम छुटकू सा। ये क्वेश्चन भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं शायद तुम्हें दे दे, एक डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको दे दे। बिल्कुल छोटू क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटू आंसर है, और ये आपसे बोल सकते हैं कि भैया ये आंसर बताओ कौन से केसेस हैं जहां पर एडजस्टम जनरस नहीं लगता। फॉलोइंग आर द केसेस वेयर रूल ऑफ एडजस्टम जेनरिस इज नॉट एप्लीकेबल। इन क्वेश्चंस की एक खास बात बताऊं, फालतू नहीं लिखना तुमको कुछ, ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, बेफालतू की लेंथ बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली कंटेंट इतना ही है, उतना ही लिख के आना है, रेलेवेंट पॉइंट लिख के आना है, बस काम खत्म। अब कई बार ऐसा भी दिखेगा तुमको लगेगा 4 मार्क्स इतनी सी चीज के लिए, या 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस मुझे इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है। अब उसमें क्या ऐसा स्टोरी थोड़ी बना के लिखनी है आपको कि हाँ पता है वो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मुझे 2 पेज तो लिखने हैं, मुझे 1.5 पेज तो लिखने हैं। अब 1.5 पेज जबरदस्ती कोई है कि उसने पूछा सिर्फ इतनी चीज है, अब उसने पूछा बताओ कि, और ये एग्जाम क्वेश्चन है नवंबर 22 का, ठीक है, दिस इज एग्जाम क्वेश्चन ऑफ द नवंबर 2022, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आप बता दो कि किन किन केसेस में एडजस्टम जेनरस नहीं लगता। अब आपने लिख दिए पॉइंट, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है, आपको लगता है इसके मुझे 3 नंबर थोड़ी दे देगा यार, क्यों नहीं देगा, उतना ही है, उतना ही लिखना है। अब ये थोड़ी कि मैं यहाँ पे पहले बैठ के एडजस्टम जेनरस भी समझाऊं, फिर उसकी कंडीशंस भी समझाऊं कि क्यों लगेगा। हमको साइकोलॉजिकली लगता है कि इसमें ये भी लिखो ये भी लिखो, नहीं रिक्वायर्ड है, नहीं लिखना है, उसका जो क्वालिटी आंसर बनता है वो लिखो, दैट्स इट। सीधा उसने पूछा कौन से केस में नहीं लगता, बस वो लिखो कौन से केस में नहीं लगता। वो बोलता है वो क्या कंडीशंस होती है, जिन केस जो कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा तो लगेगा, तो लगेगा, बात खत्म। फर्स्ट, फर्स्ट इफ इफ एमटीपी सितंबर 2022 में ना अप्लाई वाला क्वेश्चन आया था, और नवंबर 22 में नॉट अप्लाई वाला क्वेश्चन आया था, यानी इसके आंसर में क्या लिखना है तुमको, मैंने 2 क्वेश्चन अलग अलग नहीं बनाए, इसके आंसर में क्या लिखना है, वो कंडीशंस लिखनी है 5। वो 5 कंडीशंस लिखनी है। जनवरी 25 में भी आया था, तो फिर मई 25 में तो फिर कोई स्कोप ही नहीं आने का। ठीक है, क्या क्या लिखना है, लिखो फर्स्ट इफ द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल। कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे कि चलो आएगा, अभी जनवरी में आया तो मई में नहीं आएगा, कोई भरोसा है क्या पता रिपीट हो जाए। इफ द प्रीसीडिंग टर्म इज जनरल एज वेल एज दैट which follows this rule कैन नॉट बी अप्लाइड। बोल रहे आपने जो लिखी वो भी जनरल टर्म थी, जो आगे लिखी वो भी जनरल टर्म थी, तो जब कोई स्पेसिफिक टर्म है ही नहीं तो मैं कैसे एडजस्टम जनरस लगाऊं। एडजस्टम जनरस बोलता है कि स्पेशल वर्ड अपना मीनिंग लेगा जनरल वर्ड से, सॉरी जनरल वर्ड मीनिंग लेगा स्पेसिफिक वर्ड से, तो कोई जनरल वर्ड है ही नहीं, सब सब स्पेसिफिक ही है, सब जनरल ही है, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं जनरल स्पेसिफिक वाला। सेकेंड, वेयर पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल क्लास और जीनस, मतलब जो 4 वर्ड लिखे हुए हैं उन्हीं में ही वो क्लास कंप्लीट हो जाती है। अब मैंने लिखा दिस 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 एंड अदर्स, तो अब मैं बोल रहा हूं यही 3 वर्ड ही बस वो ग्रुप होता है, इस ग्रुप में और कोई चीजें आती नहीं है, इस ग्रुप में कोई और चीजें आती ही नहीं है, तो फिर आप अदर को कैसे इंटरप्रेट करोगे, फिर ये रूल लगेगा ही नहीं। थर्ड, वेयर वेयर द स्पेसिफिक वर्ड्स सो एन्यूमरेटेड आर डाइवर्स इन नेचर।
कार, बलून, नाइफ, क्या आएगा? हमें क्या पता, सब कुछ अलग अलग है, डाइवर्स है, कैसे निकालूं? फोर्थ, वेयर देयर इज वेयर देयर इज एन express intention of legislature that the general term shall not to be read एजस्टम जनरस। क्लियर इंडिकेशन लिखा हुआ है कि जो ये जनरल टर्म है इसको आप एजस्टम जनरस की तरह नहीं पढ़ोगे, मतलब इसका मीनिंग इसके स्पेसिफिक वर्ड से नहीं निकलेगा, हम कुछ और मीनिंग डाल सकते हैं इसमें। तो अगर ऐसा कहीं कोई क्लियर इंटेंशन है तो फिर आपको वो क्लियर इंटेंशन फॉलो करनी पड़ेगी, फिर उसकी इसमें एजस्टम जनरस नहीं लगेगा। इसके बाद मार्क करना, स्पेसिफिकली आई एम टारगेटिंग दिस वर्ड प्रोवाइजो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है प्रोवाइजो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछ सकते हैं या तो अलग से सिर्फ एक सिंगल प्रोवाइजो पे ही कोई क्वेश्चन आ जाए, या फिर ऐसे शॉर्ट नोट आ जाए, या यही वाला क्वेश्चन आ जाए कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन, ये पूछ सकते हैं एज इट इज, या प्रोवाइजो पे पर्टिकुलरली आई एम फोकसिंग, प्रोवाइजो का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो प्रोवाइजो इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइजो प्लीज करके जाइएगा, प्रोवाइजो आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है लिखो जी। फर्स्ट, पहले प्रोवाइजो के बारे में लिखते हैं। लिखो, द नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्रोवाइजो। क्या काम होता है इसका? जनरली तो हम बोलते हैं एक्सेप्शन क्रिएट करेगा, बट ऐसा नहीं होता जरूरी कि एक्सेप्शन ही क्रिएट करे। प्रोवाइजो से, अच्छा कभी प्रोवाइजो से कोई रूल जनरेट हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, हमने आज तक सर ये सुना है प्रोवाइजो एक्सेप्शन लेकर आता है, पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रोवाइजो से कोई लॉ का जन्म हुआ हो, मतलब प्रोवाइजो में कोई लॉ लिख गया हो, उससे एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हुई, बल्कि उससे तो एक रूल का, एक लॉ का, एक प्रोविजन का ओरिजिनेशन है, मतलब प्रोवाइजो से वो रूल आया एग्जिस्टेंस में। यस, ऐसा हो जाता है, जनरली ऐसा नहीं होता, बट ऐसा स्पेशल केसेस में हो जाता है। सर इसका एग्जांपल है, हाँ जैसे विमेन डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन या सबसेक्शन में नहीं दिया हुआ, वो प्रोवाइजो में दिया हुआ है कि फॉर सो एंड सो कंपनी अ विमेन डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। तो वो कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं कर रहा, वो तो बल्कि लॉ क्रिएट कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो वैसे जनरली प्रोवाइजो कोई लॉ क्रिएट नहीं करता, प्रोवाइजो एक्सेप्शन क्रिएट करता है, बट प्रोवाइजो में भी कई बार कोई लॉ ओरिजिनेट हो सकता है। द नॉर्मल फंक्शन, द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ प्रोवाइजो इज टू क्रिएट एन एक्सेप्शन। जनरली तो वैसे सर ये एक्सेप्शन क्रिएट करता है, और टू क्वालिफाई समथिंग, और टू क्वालिफाई समथिंग, और टू क्वालिफाई समथिंग stated in the act which would be in its purview if proviso was not there। मतलब प्रोवाइजो क्या करता है सर? प्रोवाइजो एक्सेप्शन क्रिएट करता है या फिर किसी चीज को क्वालिफाई कर देता है, लाइक कोई चीज लिखी फिर उसको क्वालिफाई करके बाहर कर देता है कि अगर ये प्रोवाइजो ना होता तो ये चीज भी इसी चीज में कवर हो जाती, यानी जो एक्सेप्शन क्रिएट हुई ये चीज भी कहीं ना कहीं जनरल रूल में कवर हो जाती। तो हमने एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया, समझ में आ गई? प्रोवाइजो एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है या फिर किसी चीज को क्वालिफाई कर देता है, बाहर कर देता है उसे उस चीज से। और ये सोचो क्या क्वालिफाई कर देता है? उस चीज को क्वालिफाई करता है जो चीज नॉर्मल में कवर हो जाती अगर प्रोवाइजो ना होता, वो चीज नॉर्मल में कवर हो जाती अगर प्रोवाइजो ना होता। जैसे हम लिख देते ना, प्रोवाइडेड दैट नथिंग अबव शैल अप्लाई, इफ ऐसा हो गया तो उसने एक अलग एक्सेप्शन क्रिएट कर दी, क्वालिफाई करके कुछ रख दिया अलग से कि ये चीज नॉर्मल में कवर नहीं होगी।
ठीक है सर, फिर प्रोवाइजो में और एक्सेप्शन में फर्क क्या होता है? प्रोवाइजो और एक्सेप्शन, एक दो क्लॉज होते हैं, एक प्रोवाइजो क्लॉज होता है, एक एक्सेप्शन क्लॉज होता है। प्रोवाइजो क्लॉज में क्या होता है? प्रोवाइजो वाला ऊपर से कोई चीज को निकालता है, हटाता है, उस जनरल में से हटाता है और उसके लिए अलग से प्रोवाइड करता है। जैसे ऊपर एक रूल लिखा है फॉर सोसो सोसो कंपनी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कोई सेक्शन लिखा हुआ है, वो याद होगा तुमको, फर्दर इशू ऑफ राइट इशू आता है, राइट इशू आता है, तो वो जो ऑफर जाता है वो कम से कम 15, मतलब जो नोटिस जाएगा जिसके थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 30 दिन होता है। क्या 15 दिन से कम हो सकता है? तो फिर नीचे लिखते हैं प्रोवाइडेड दैट। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्रोवाइडेड दैट 15 दिन से कम लिख सकते हो अगर 90% मेंबर अग्री कर जाए तो। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसा लॉ में मत ढूंढने बैठ जाना। प्रोवाइडेड दैट ऐसा कर सकते हो अगर 90% मेंबर अग्री कर जाए तो उसने एक केस बाहर निकाला और उसके अलग अलग से लिख दिया, दैट इज प्रोवाइजो क्लॉज। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो केस अलग निकाल के रख दिया गया, नॉर्मल रूल पे नहीं लगेगा, दैट इज एक्सेप्शन वाला क्लॉज। तो प्रोवाइजो में प्रोवाइजो क्लॉज होता है, प्रोवाइजो में एक्सेप्शन क्लॉज होता है। आगे लिखना। एज अ जनरल रूल, proviso is added to an enactment to qualify something or to create an exception. Ordinarily, the proviso is not interpreted, ये वो लाइन है जो मैं बोल रहा था, as stating a general rule. प्रोवाइजो एक्सेप्शंस क्रिएट करता है। जनरली हम प्रोवाइजो को ऐसा नहीं पढ़ते कि प्रोवाइजो कोई रूल बता रहा है हमें, जबकि ऐसा होता है, कई बार होता है, लिखा है ना इसने, ऑर्डिनरली ऐसा नहीं होगा पर हो जाता है। जैसे मैंने इसका रियल एग्जांपल दिया, विमेन डायरेक्टर। ठीक है जी, इसके बाद आओ एक्सप्लेनेशन। दूसरा और किस पे लिखना है? एक्सप्लेनेशन पे। फर्स्ट वॉज प्रोवाइजो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये पेपर में। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन इज एडेड टू अ सेक्शन टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन। Explanation may be added to include something within the section or to exclude something from it. Explanation should be read in harmony with, आप इसको हार्मोनाइज करके पढ़ोगे, साथ साथ लेकर चलोगे, हार्मनी विद एंड हार्मनी विद सेक्शन एंड क्लियर अप एनी एम्बिग्विटी। और अगर उसमें कोई कुछ मेरे को नहीं समझ में आ रहा था तो एक्सप्लेनेशन उसकी क्लियरेंस दे दी कि अच्छा ऐसा होगा, क्लियर अप एनी एम्बिग्विटी। explanation cannot widen the scope of section, आप इसका स्कोप नहीं बढ़ा सकते, आप इससे उस सेक्शन का स्कोप नहीं बढ़ा सकते। मीनिंग ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन, मीनिंग ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स टर्म्स ऑफ
इट्स, ये इतना ही लिख दो बस, इन ऑफ इट्स टर्म्स। किस पर्पस के लिए आई है वो हमको देखना पड़ेगा कि एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या क्लियर कर रही है, उससे निकलेगा। थ्योरी पे डिपेंड नहीं होता वो, उसके उसके टर्म पे डिपेंड करेगा, मतलब किस पर्पस के लिए वो आई है। नेक्स्ट इज व्हेन कैन द प्रियम्बल बी यूज्ड एज एन एड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रियम्बल को कब एक इंटरप्रिटेशन के एड की तरह यूज किया जा सकता है, लिखो। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, इसको भी मार्क करके रखना, एक प्रियम्बल का क्वेश्चन। प्रियम्बल expresses the scope, object and purpose of the act more comprehensively than title। टाइटल सिर्फ नाम बताता है पर ये पूरा स्कोप वगैरह बता देता है। preamble may states the grounds and causes for making a statute। कोई लॉ क्यों बना, उसके पीछे के ग्राउंड, उसके पीछे के कारण ये बताता है। एंड द इविल विच इट रेमेडिड, मतलब किस प्रॉब्लम को खत्म करके, किसकी जगह क्यों लाए हम, क्यों लाए हम, तो किस चीज को खत्म करके ये वाला एक्ट बना। व्हेन preamble is used to know the object of law, it cannot be used, it cannot be used to control or qualify the unambiguous language। Preamble only affords help in matter of interpretation when there is ambiguity। अगर कोई एम्बिग्यूटी है तो हम इसकी हेल्प लेंगे। इफ द लैंग्वेज ऑफ एक्ट इज क्लियर देन कोर्ट विल गिव इफेक्ट टू इट, तो कोर्ट वही चीज को फॉलो करके चलेगा। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल मॉड्यूल में दिया हुआ है, वही मॉड्यूल वाला एग्जाम्पल आपको कोट कर देना है। लाइक यूज ऑफ वर्ड मे इन सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट provides a marriage may be solemnized between two Hindus, two Hindus must be interpreted in a mandatory sense, must be interpreted in a mandatory sense that both the parties must be Hindu। It was held
that a marriage between a Christian male and Hindu female solemnized under Hindu Marriage Act 1955 is void. इज void. हम तो उसको क्या मान के चलेंगे? void मान के चलेंगे. This conclusion was obtained by reaching to preamble. ये आपने कंक्लूजन कहां से निकाला? प्रीएम्बल देख के सर. क्या देख के? प्रीएम्बल देख के. वेयर इट वॉज रिटन, वेयर इट वॉज रिटन. प्रीएम्बल में क्या लिखा था? प्रीएम्बल में लिखा था एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई द लॉ relating to the law relating to marriage among Hindus. अब ऊपर अगर मैं लैंग्वेज देखूं तो मुझे ये लग रहा था कि द मैरिज मे बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज, तो दो हिंदूज होंगे तो मैरिज सोलेमनाइज हो जाएगी, नहीं भी होंगे तो ठीक है. बट प्रियम्बल क्या बोल रहा था? नहीं, अमंग हिंदूज, यानी वो दोनों बंदे ही हिंदू होने चाहिए. अगर उनमें से कोई भी एक हिंदू नहीं हुआ तो फिर काम नहीं चलेगा, तो फिर काम आपका नहीं चलेगा. ठीक है, आगे लिखो. सिचुएशंस व्हेन द कोर्ट रेफर्स द प्रियम्बल एज एन एड टू इंटरप्रिटेशन. कौन से केसेस में कोर्ट प्रियम्बल को रेफर करेगा? पहला, if the words of an enactment are ambiguous, if the words of an enactment are ambiguous, then assistance of preamble can be taken. तो आप प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हो. और दूसरा, when the words of act appears too general in application. अगर आपको वर्ड्स को देख के लग रहा है कि इनको अप्लाई करना बहुत जनरल है, ये बहुत जनरल है, तो मुझे थोड़ा स्पेसिफिक चाहिए कि ये लॉ किस बारे में बात करने वाला है. इंटेंशन समझने के लिए फिर मुझे कहां जाना पड़ेगा? प्रियम्बल पे. देन कोर्ट में रिजॉर्ट टू प्रियम्बल टू डिटरमाइन द स्कोप एंड एप्लीकेशन of meaning of words. To determine the scope or application of meaning of words. Right? Done, 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 sir. Done, 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 done. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. एक्सप्लेन हाउ डिक्शनरी डेफिनेशंस. अब ये डिक्शनरी कौन सी होती है? ये कौन सी डिक्शनरी की बात कर रहा है सर? ये लीगल डिक्शनरी की बात कर रहा है. कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन इंटरप्रेटिंग द लॉ. इन इंटरप्रेटिंग द लॉ. अब ये 2019 के बाद से इंस्टीट्यूट ने इसको छेड़ा नहीं है एक दो बार भी, बट इसको भी छेड़ा जा सकता है दोबारा. ठीक है, लिखो. आंसर नंबर 9. व्हेन
और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2 मार्क क्वेश्चन इट वॉज। व्हेन अ वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट itself, the dictionary may be referred to find out the general sense in which that word is commonly understood. While selecting one meaning out of several, जब आप कई सारे मीनिंग देखो और उनमें से कोई एक मीनिंग उठाना चाहो, वन मीनिंग आउट ऑफ सेवरल, पर्सन मस्ट कंसीडर द context in which such word is used in the act. अब आप ये देखो कि आपको उस वर्ड के अलग अलग मीनिंग दिख रहे हैं, पर आप ये देखो वो वर्ड उस एक्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, तो आप उसको उठाओ ना। अब लाइक आप कंपनी लॉ में प्लांट लिखा देखते हो, तो वहां पर मैं उसको साइंस वाला प्लांट थोड़ी मानूंगा, वहां पर मैं प्लांट को प्लांट एंड मशीनरी मानूंगा। इनकम टैक्स में मुझे प्लांट दिख रहा है, अब वहां पर पीजीबीपी में मशीनरी में रेट दे रखा है डेप्रिसिएशन का, वहां प्लांट लिखा है, तो आई टेक इट एज प्लांट ना, प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट लूंगा। तो आपको मीनिंग उठाना है जो कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करे। ठीक है, आगे लिखो। लास्ट में कुछ और टॉपिक बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, वो कर लेना। ठीक है आगे लिखो। इट इज द बेसिक रूल दैट meaning of words used in act must take color from the context in which they appear. Further, जुडिशियल डिसीजंस, जो जुडिशियरी डिसाइड करेगी वो डिसीजंस laying down the meaning of words in interpreting the law in perimetria will be of greater importance, will be of greater importance. Will be of greater importance than the meaning stated in डिक्शनरी। बोल रहे अगर कोर्ट ने किसी चीज का किसी वर्ड का मीनिंग डिफाइन किया है बाय द वे ऑफ डिसीजन, कोई डिस्प्यूट हुआ होगा, लेटर ऑन कोर्ट केम विद अ जजमेंट कि नहीं इस वर्ड का मतलब ये होगा, तो फिर डिक्शनरी मीनिंग छोड़ो। अगर परिमेट्री का मतलब होता है उसी सब्जेक्ट मैटर पे जिसपे डिक्शनरी मीनिंग कुछ और आ रहा है, पर आपको कोर्ट का मीनिंग जो है फिर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फॉर टेक्निकल टर्म्स reference to technical dictionaries can be made। तो फिर आप टेक्निकल डिक्शनरीज पे जा सकते हो टेक्निकल मीनिंग्स के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। इन व्हाट वे द फॉलोइंग टर्म्स आर कंसिडर्ड एज एन एक्सटर्नल एड। अब आपको बताना है हिस्टोरिकल सेटिंग कैसे हेल्प करती है और फॉरेन डिसीजन कैसे हेल्प करते हैं। लिखो, हिस्टोरिकल सेटिंग का मतलब क्या होता है, जो पार्लियामेंट की हिस्ट्री है, यानी जब वो लॉ बन रहा था तो पार्लियामेंट में उस चीज पे क्या डिबेट हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, क्या वार्तालाप हुए थे, वो सब स्पीचेस, डिबेट्स, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, एनशाइन स्टैट्यूट्स, पुराने लॉ क्या थे, वो सब चीजें भी एक तरीके से आपको हेल्प करती हैं ये समझने के लिए। जैसे जीएसटी आया, तो जीएसटी आने के लिए आपको पुराना सब समझ में आएगा। आपको अगर जीएसटी अच्छे से पढ़ना है ना, तो आप एक काम करो, आप वो सारी पार्लियामेंट्री डिबेट्स निकाल लो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि भाई ये आज जो बन रहा है, आज जो लॉ में लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि तब ये बहस चल रही थी। आज गवर्नमेंट किस चीज को एग्जाम्पशन में रख के बैठी हुई है, क्यों रख के बैठी हुई, क्योंकि उस पर बहस हो चुकी है। तो आप वो बहस निकाल लो, आपको समझ में आ जाएगा। लिखो, पहला पॉइंट, हिस्टोरिकल सेटिंग। द हिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस विच लेड टू एन एनैक्टमेंट, मतलब वो उस समय के वो हालात, वो सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से वो एक्ट बना, टू एन एनैक्टमेंट इज ऑफ मच इंपॉर्टेंस, is of much importance while interpreting that enactment, while interpreting that enactment. History in general parliamentary history, speeches, enshrined statutes, enshrined statutes और अदर ऑथेंटिक वर्क, रिपोर्ट्स उस समय की जो बनी होंगी, और अदर ऑथेंटिक वर्क्स एंड राइटिंग्स, जो उस समय लिखा पड़ी हुई होगी, वो सब रखा गया होगा लिख लिख के, आर रेलेवेंट while interpreting an act. ठीक है जी, ठीक है सर, आगे लिखो जी। दूसरा, यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन। अच्छा, क्या हम अपना लॉ इंटरप्रेट करते समय क्या हम फॉरेन डिसीजंस की हेल्प लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं सर, क्योंकि फॉरेन केस लॉज भी हमको हेल्प करते हैं अपने लॉज को समझने के लिए। सो फॉरेन डिसीजंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ jurisprudence एज आर्स, जैसे हमारा है वैसे ही उनका लीगल सिस्टम है, तो हम लोगों का लीगल सिस्टम सेम है, तो हम उनकी तरह क्या कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं। एंड लॉज सिमिलर टू आर्स कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग आर ओन फॉर इंटरप्रेटिंग आर ओन एक्ट। द प्राइम इंपॉर्टेंस, अच्छा अपना लॉ कुछ भी समझना है तो पहले सीधा फॉरेन डिसीजन उठाऊं या पहले अपने लॉ की लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दूं? पहले उसको दो। नहीं समझ में आ रहा तो फिर उसको उससे उससे रिलेटेड कोई केस लॉ रेफर करो, क्या बाहर ऐसा कुछ हुआ है। पहले तो हम एक बार बताओ, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते थे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग कई सारे केस लॉज पढ़ते हैं, तो पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं ना, बाद में हम वो बेल्फर वर्सेस बेल्फर पे जाते हैं। पहले कंपनी क्या है, हम कंपनी को कंपनी की तरह समझते हैं, नहीं समझ में आता फिर हमको सैलोमन वर्सेस सैलोमन रेफर करना होता है। द प्राइम इंपॉर्टेंस is always given to
लैंग्वेज ऑफ इंडियन लॉ. फर्दर, guidance can be taken from Indian decision. अगर आप इंडियन लॉ को देखो, इंडियन डिसीजन को ध्यान दे लो, देन रेफरेंस टू फॉरेन डिसीजन बिकम्स अननेसेसरी. फिर आपका फॉरेन डिसीजंस को रेफर करना क्या हो जाएगा, अननेसेसरी. अगर आपको इंडियन डिसीजन से हेल्प हो रही है, उसी से आपका काम चल रहा है, तो फॉरेन डिसीजन की कोई जरूरत नहीं है. ठीक. ठीक सर. तो यहां पे अपने निपटे कुछ क्वेश्चन, इसके कुछ क्वेश्चन अपन ने ट्राई करे. जो जो मुझे लगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनके रिपीट होने के चांस है, वो वाले क्वेश्चन हमने कवर करे हैं. बट मैं कुछ टॉपिक्स बता दे रहा हूं, इनको भी एक बार दोबारा देख लेना. लाइक एक इफेक्ट ऑफ यूजेज वाला टॉपिक देख लेना. रीड स्टैट्यूट एज अ होल, वो देख के जाना जरूर. ठीक है. रूल्स में अगर मैं बात करूं तो हेडन रूल इंपॉर्टेंट है, मतलब हेडन रूल पे से पूछ सकता है. और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन तो पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है. जस्डम जेनरिस आना तो नहीं चाहिए, बट पढ़ लेना. नॉसिटरस ऑसिस. ठीक है. हेडन रूल के साथ साथ बाकी, ये नहीं कि यही पढ़ के जा रहे हो, बाकी रूल भी पढ़ के जाने हैं. हेडन रूल जरूर करके जाना, छोड़ के ना जाना. ठीक है. और आपका वो कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो वाली. ठीक है, वो वाली लैटिन मैगजीन पढ़ के जाना, कंटेम्पोरेनिया वाली. और एड में अगर मैं बात करूं तो प्रियम्बल जरूर कीजिएगा. प्रोवाइजो कर लेना, प्रोवाइजो में से पूछ सकता है. ठीक है. डिक्शनरी हिस्टोरिकल सेटिंग ऑलरेडी मैंने ले लिया, डिक्शनरी हिस्टोरिकल सेटिंग. ठीक है. मार्जिनल नोट्स पूछ सकता है. मार्जिनल नोट्स पे पूछ सकता है. और नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज वाला पॉइंट पूछ सकता है, मतलब नॉन ऑब्स्टेंटिव वाला. नॉन ऑब्स्टेंटिव सब्जेक्ट टू या विदाउट प्रिजुडाइस वाला पॉइंट पूछ सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस पे. इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस जो है ना, एक मिनट को मैं उसको स्क्रीन पे लगा देता हूं, आप फोटो क्लिक कर लेना एंड यू कैन राइट. ठीक है. पेज. ये तो नोट्स ही दिए मैंने तुमको, तो ये तो उसमें है. ये वाले तो नोट्स मैंने टेलीग्राम में डाले हुए हैं अपने. तो ये इतना ही लिख के आना है तुमको, और क्या टेंशन ले रहे हो. यहाँ पे लिखा तो होगा, मैंने पक्का लिखाया होगा इधर. डिफरेंस बिटवीन, ये तो पूरे नोट्स मुझे याद है भाई. अगर नहीं भी मैं दोबारा डाल दूंगा टेलीग्राम में, मिल जाएंगे तुमको. ये रहा. बस इतना ही लिखना है. बस इतना ही लिखना है. इंटरप्रिटेशन दिस दिस कंस्ट्रक्शन, ये दो 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 पॉइंट लिखने हैं तुमको. अब वो 3 नंबर में आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा. हाँ, यस दैट मच इज इनफ, यू नीड नॉट राइट टू एनीथिंग एल्स. बुक में भी, मॉड्यूल में भी इतना नहीं दे रखा भाई. मॉड्यूल में भी इतना नहीं दे रखा. इफ यू विल सी, दे हैव गिवन द इन द मॉड्यूल, लाइक मॉड्यूल में कितना है.
टेलीग्राम पे अवेलेबल है, बट मैं दोबारा डाल दूंगा, ये तो डाले में मैंने ऑलरेडी। ये रहा, बस इतना ही लिखा हुआ है, ये रहा। और इसके साथ ये वाला केस लॉ देख लेना बस, भगवती प्रसाद केडिया वाला। और क्या, फेमा के नोट्स डाले हुए हैं वीरेंद्र, फेमा के नोट्स डाले हुए हैं टेलीग्राम में, 2-3 दिन हो गए डाले हुए। तो फेमा के नोट्स डले मैंने भाई, चैट पे लिख दो ना, तुमने देख लिए होंगे जिन्होंने। तो बस इतना ही लिखना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और उसमें डिफरेंस इंटरप्रिटेशन में, राइट। चलो कल मिलेंगे फॉर जनरल क्लॉज एक्ट। और जनरल क्लॉज एक्ट में श्वेता एक बार दोबारा भेज देना, वो नीचे चला गया होगा तो इसलिए देखा नहीं होगा, ठीक है। जनरल क्लॉज एक्ट के लिए कल मिलेंगे अपन दोबारा। टिल देन अभी टाइम बहुत कम बचा है, अब अच्छे से ना पढ़ाई कर लो, ठीक है। अब बिल्कुल 15 दिन लास्ट के सर ऐसे धक 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 धक, मुझे पता है ऐसा हो जाता है, बट कोई नहीं, अपन मिलकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अभी तक भी इतना अच्छे से करें ना, आगे भी और अच्छे से करेंगे, एकदम बढ़िया से तुम्हारे पेपर जाएंगे और तुम लोग क्लियर हो जाओगे, ठीक है। चलो, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अपन मिलेंगे कल। लास्ट लेक्चर है कल राइटिंग प्रैक्टिस का, ठीक है, जनरल क्लॉज एक्ट का। कल उसके अंदर मिलेंगे, फिर और चीजें भी करेंगे। एंड टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।